हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। एक बार फिर आपके सामने हैं हाजिर। और आज हमारी क्लास है जो हमने अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम को मेन फोकस करते हुए करंट अफेयर्स की क्लास की जो सीरीज़ चलाई है, तो उसी करंट अफेयर की सीरीज़ में, यानी कि जिसमें हमें 300 क्वेश्चन इन 10 क्लासेस कवर करने हैं, तो उसी की आज हमारी क्लास 6 होगी। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो अब हमारी ये क्लासेस का सिलसिला थोड़ा तेज हो चला है। तो करंट अफेयर की आज हमारी क्लास 6 होगी, जिसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर 151 से 180 80 180 कवर करेंगे। जी हाँ, 151 से 180 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमने 150 तक के क्वेश्चन हमने अपनी 5 क्लासेस में कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक वह हमारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, नहीं अगर हमको आपने स्टडी किया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही नीचे उनके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर भी उन क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे, देख सकते हैं। तो इसी के साथ ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्लास 6 करंट अफेयर्स बाय अंकुर वर्मा, आपका साथी, अंकुर का दोस्त, जिसमें हम अपने 300 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 10 क्लासेस में। मेन हमारा फोकस यूपी ट्रिपल एस सी पैट को लेकर है, लेकिन साथ ही वर्तमान में ग्रुप डी की भी भर्ती के एग्जाम चल रहे हैं और भी एग्जाम हैं, तो सभी के लिए करंट अफेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में ही पूछी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट तो वर्तमान में आने वाले सभी एग्जाम के हिसाब से होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको जोड़ के चल रहे हैं ताकि बिल्कुल समय से उतने क्वेश्चंस करे जा सकें और साथ के साथ आपको तुरंत की तुरंत लाभ मिल सके। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पहले से पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, अगर हम तब थोड़ा सा उसको करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो एकदम से एग्ज़ाम में क्लिक कर जाता है और हम आंसर दे पाते हैं। थोड़ा समय पहले पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भूलने के चांसेस रहते हैं। तो अब बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे है, तो ये बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ने के लिए बिल्कुल सटीक टाइम है। तो इसीलिए आप इन क्लासेस को अटेंड करते रहें ताकि आपकी करंट अफेयर एकदम परफेक्ट हो जाए, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। साथ ही अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटे, उन सबकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। वही सिलसिला है हमारा, एमसी क्वेश्चन के हम फॉर्म में क्वेश्चन से अपने कर रहे हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें आप क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, जिसमें आपको मैं कुछ टाइमिंग देता हूं आपको उत्तर देने के लिए। तो चलते हैं अपने आज की क्लास के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के लिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रो अप मंत्रा में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 आज की क्लास का पहला है, लेकिन अब तक हम 150 कर चुके हैं, तो इसलिए ये 151 कहलाएगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ, NABH के नए अध्यक्ष बने हैं। हो सकता है इसका पूरा नाम लिख करके भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन हमने इस तरीके से क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग की है। देखते हैं आंसर जब आएगा, जब इसके बारे में डिटेल चर्चा कर देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो NABH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए राजेंद्र सिंह, महेश वर्मा, अशोक कुमार या तेजपाल ठाकुर? जी हाँ, तो आपका समय शुरू होता है अब। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? इसी के साथ आपका समय खत्म समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो उत्तर है NABH के नए अध्यक्ष से मतलब है अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। जी हाँ, इसे कहते हैं NABH। अस्पताल और जो स्वास्थ्य सेवा संबंधी जो चीजें होती हैं उससे संबंधित नेशनल प्रत्यायन बोर्ड जो है उसको कहा जाता है NABH। तो अगर हम बात करें उसके अध्यक्ष की, तो इसके नए अध्यक्ष जो हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति। जी हाँ, महेश वर्मा। महेश वर्मा हमारे NABH के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति। साथ ही NABH की हम बात करें तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का ये एक अंग है। जी हाँ, भारतीय गुणवत्ता परिषद का ये एक अंग है और यह स्वास्थ्य सेवा संगठनों के प्रत्यायन
और प्रमाणन का काम करता है। अर्थात जो एजुकेशन, जो हमारा हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो भी संगठन है उनसे रिलेटेड उनके प्रमाणित करना, उनसे जांच परख करना, उनकी रेगुलेटरी आदि को चेक करना, कोई भी गलती आदि या कुछ ऐसा गलत ना हो, उन सब चीज़ों के संबंध में जो एज ए कंट्रोलर के रूप में काम करता है वो NABH कार्य करता है। तो उसके अध्यक्ष चुने गए हैं हमारे महेश वर्मा। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं महेश वर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हैप के नए महानिर्देशक बने हैं? जी हां, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हैप के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर के नागर, डॉक्टर पी सिन्हा, डॉक्टर एस राजू, डॉक्टर टी वरुण गलाट। जी हां, तो आपका समय शुरू कर देते हैं। सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हैप के नए महानिर्देशक बने हैं, तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा डॉक्टर एस राजू। जी हाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, डॉक्टर एस राजू जो हैं वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक यानी जमीन से संबंधित जो हमारी जियोलॉजिकल जो होता है, तो भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर एस राजू ने। उन्होंने इस पद पर RS गरखल का स्थान लिया है। जी हाँ, इससे पहले इसके जो महानिर्देशक थे वो कौन थे? RS गरखल। जी हाँ, डॉक्टर एस राजू इससे पहले GSI मुख्यालय में अतिरिक्त महानिर्देशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3 और मिशन 4 के पद पर भी रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर एस राजू वर्ष 1988 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शामिल हुए थे और वर्तमान में अब ये हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हैप के कौन हैं? महानिर्देशक चुने गए हैं। किसका स्थान लिया है? RS गरखल। जी हाँ, RS गरखल का स्थान लिया है GSI, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? जी हाँ, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2001 पुरस्कार जीता है। कोनेरू हम्पी, PV सिंधु, मीराबाई चानू या शेफाली वर्मा? आपका समय शुरू होता है। चलिए, तो उत्तर की ओर चलते हैं। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू। जी हाँ, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ओलंपिक रजत पदक विजेता। जी हाँ, ओलंपिक में रजत पदक जीता है इन्होंने। ये संबंधित हैं भारोत्तोलक यानी कि जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। और मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ईयर 2021 का जो तीसरा संस्करण है वह जीता है। चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया था जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जी हाँ, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है। जी हाँ, जो वेट लिफ्टिंग में अगर कोई पहली बार कोई महिला है तो जिसने क्या जीता है, हमारा रजत पदक जीता है, तो वह इनका नाम है मीराबाई चानू का। चानू ने 2017 विश्व वेस्ट चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, तो 2017 में इन्होंने 48 kg में स्वर्ण पदक जीता और 2018 में भी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। और वर्तमान में इनको BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इन वेट लिफ्टिंग सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने इसके तीसरे संस्करण में क्या जीता है,
रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 154। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आनंदी गोपाल जोशी एक महिला का नाम है जो कि बहुत ही फेमस हैं, और इनके जन्म दिवस को हम किसी के रूप में बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, तो इनके जन्म दिवस को बनाया जाता है अर्थात जो इनका काम है उससे संबंधित ही इसमें उत्तर है। तो आपको उत्तर दे के बताना है 31 मार्च को आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन किस लिए मनाया जाता है, यानी कि वो कौन थी। चलिए, जिनके हम जन्म दिवस बनाते हैं, तो आपका समय शुरू होता है अब। वह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, भारत की पहली महिला इंजीनियर थी, भारत की पहली महिला शिक्षक थी, या भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलो आपको समय एक बार फिर से दे देते हैं, ऑप्शन बड़े थे। आनंदी गोपाल जोशी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या राज्यपाल, महिला के क्षेत्र में पहली। तो चलते हैं उत्तर की ओर। बात करें आनंदी गोपाल जोशी, तो जी हाँ, ये भारत की पहली महिला डॉक्टर है। जी हाँ, आनंदी गोपाल जोशी, गोपाल इनके पति का नाम है, वैसे इनका नाम आनंद जोशी है, आनंदी जोशी है, तो इनके नाम के साथ इनके पति का नाम जुड़ा हुआ है। आनंदी गोपाल जोशी जो हैं वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। जी हाँ, आनंदीबाई जोशी 31 मार्च 1865 में इनका पुणे में इनका जन्म हुआ था, और ये ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई डिग्री ली थी। अगर हम बात करें इनकी, तो इनके साथ उस समय इतनी कठिन परिस्थितियां थी जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा तक दुर्भर थी, अर्थात महिलाएं इंटर या 10वीं तक नहीं पढ़ पाती थी। उस समय पर ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने विदेश में जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और एक मिसाल कायम की। तो कहीं ना कहीं आनंदीबाई जोशी का जो व्यक्तित्व है वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और खाली महिलाओं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और एक और बात इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन इनको कुछ बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था, जिसके कारण ये कम उम्र में ही हम सबको बीच में ही छोड़कर, लगभग 30 से 24 वर्ष की आयु में ही हम सबको छोड़कर चली गई थी। तो जो इनका सपना था कि वो कुछ कर पाए अपने देश के लिए, समाज के लिए, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी एक पहली महिला जिसने इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद विदेश तक जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई की, उसकी डिग्री हासिल की। तो इसलिए ही आनंदी गोपाल जोशी के जन्म दिवस को 31 मार्च को बनाया जाता है, क्योंकि ये भारत की पहली महिला डॉक्टर है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 155। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि भारत के हैं वैसे तो ये मूलतः अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी, एक अमेरिका की एक कुरियर संबंधी कंपनी है फेडेक्स, जिसके सीईओ बने हैं। जी हाँ, उसके क्या बने हैं, सीईओ बने हैं हमारे फेडेक्स के। तो आपको उत्तर देना है कि भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यश प्रजापत, राज सुब्रमण्यम, ऋतिक वर्मा या नीतीश कुमार। जी हाँ, तो सभी साथी कमेंट करेंगे। आपका समय शुरू करते हैं। फेडेक्स के सीईओ जो कि एक भारतीय है और कंपनी है अमेरिकी। चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें फेडेक्स जो कि एक कोरियर कंपनी है अमेरिका की, उसके सीईओ जो बने हैं वो भारत के व्यक्ति हैं, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। जी हाँ, जैसा कि आप पिक्चर में वो देख भी पा रहे हैं, ये राज सुब्रमण्यम है जो अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ चुने गए, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए हैं। राज सुब्रमण्यम मूल रूप से भारत के हैं, जिन्होंने अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी जिसका नाम फेडेक्स है उसके सीईओ के लिए चयनित किया गया है। फेडेक्स ने सुब्रमण्यम की नियुक्ति वे अपनी कंपनी के चेयरमैन तथा मौजूदा
सीईओ फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ के स्थान पर कार्य करेंगे। जी हाँ, फेडेक्स के जो हमारे पूर्व चेयरमैन हैं या सीईओ हैं वो हैं डब्ल्यू स्मिथ, फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ। उनके स्थान पर इनको राज सुब्रमण्यम को सीईओ चुना गया है फेडेक्स का। उनकी नियुक्ति 1 जून 2022 से हुई है। जी हाँ, तो याद रखेंगे फेडेक्स कोरियर कंपनी अमेरिका की भारतीय मूल के व्यक्ति राज सुब्रमण्यम इसके सीईओ चुने गए हैं। बहुत ही गर्व की बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 31 मार्च, 2 अप्रैल या 30 मार्च को? समय शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं उत्तर की। तो अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं आरबीआई। जैसा कि आप सिंबल में पिक्चर में देख पा रहे हैं इसका लोगो, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कहते हैं आरबीआई। एक और तस्वीर आपके साथ में साझा की गई है, इसमें हमारे आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास। जी हाँ, अक्सर पूछ लेता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास। जी हाँ, शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। एक क्वेश्चन और तैयार होता है। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई। यानी कि आरबीआई से संबंधित एक समिति का गठन हुआ, आदि चीजें हुई जो कि 1934 में हुई, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे आरबीआई का फाइनली गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 को। तो इसलिए ही आरबीआई का स्थापना दिवस हमारा 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, सीधी सी बात है। तो रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय जो था शुरुआत में जो था वो कोलकाता में था जब इसको स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसको स्थायी रूप से अब जो वर्तमान में है 1937 से कहां पर है? मुंबई में है। जी हाँ, तो आरबीआई का अगर हम बात करें जिस समय स्थापना हुई तो इसका जो मुख्यालय था, केंद्रीय कार्यालय था, वो कोलकाता में था, और उसके बाद 2 साल बाद ही हमारा 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, और जभी से आरबीआई का जो मुख्यालय है वो हमारा मुंबई में स्थित है। प्रारंभ में ये निजी स्वामित्व वाला था, यानी कि शुरुआत में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल थी बॉडी। वर्तमान में यानी कि कुछ समय बाद इसको फिर क्या कर दिया गया, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद, नेशनलाइजेशन के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। यानी कि शुरुआत में एक प्राइवेट कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल बॉडी थी, अब वर्तमान में ये कैसी है, एक राष्ट्रीयकरण इसका हो चुका है, तो इसलिए ये सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं तो हमें याद रखना है। अधिनियम था इससे संबंधित 1934, प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में इसका मुंबई स्थापित किया गया। पहले एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी ये, यानी कि संस्था थी, और बाद में 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण करके ये सरकार का पूर्ण स्वामित्व इस पर आ गया है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 157, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को एक तो हमारा यही हो गया आरबीआई का स्थापना दिवस, साथ ही किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र या पंजाब? समय शुरू करते हैं आपका। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस है, तो जी उत्तर होगा ओडिशा। जी हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा डे या उत्कल दिवस के नाम से इसको कहा जाता है 1 अप्रैल को। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 इसको किया गया था। तो उड़ीसा दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है।
स्वतंत्रता के बाद उड़ीसा की रियासतों ने भी अपनी सत्ता किसको सौंप दी थी? भारत सरकार को सौंप दी थी। इसे पुराने समय में कलिंग के नाम से भी जाना था जाता था। जी हाँ, अगर हम बात करें कलिंग, कलिंग का युद्ध, ऐसे करके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो कलिंग है वो पुराना नाम है किसका? उड़ीसा का। यानी कि पुराने समय में उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो जो कलिंग था वो स्वतंत्रता के बाद जो है उड़ीसा की जो रियासतें थे वो भी उस सरकार में शामिल हो गई थी, हमारी भारत सरकार को सौंप दी गई थी। तो इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। पहले 1 अप्रैल को केवल उड़ीसा दिवस के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता था इसको, लेकिन अब इसको यहाँ की सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाने लगा है, या इसको सांस्कृतिक दिवस के रूप में भी कहा जाने लगा है। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। पहले इसको खाली स्थापना दिवस कहा गया था, लेकिन वर्तमान में इसको सांस्कृतिक दिवस के रूप में माना जाता है। साथ ही इसका पुराना नाम कलिंग। जी हाँ, तो 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेटर ने अब तक के सबसे ज्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें आईपीएल क्रिकेट की तो उसमें जो इसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, ऐसा गेंदबाज कौन बन गया है? ऑप्शन है एंड्रियो, जसप्रीति बुमराह, मोहम्मद शमी या ड्रेवेन ब्रावो। जी हाँ, ड्रेवेन ब्रावो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। समय शुरू हो गया है। चलिए चलते हैं उत्तर की। तो बात करें आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की, तो उसमें ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? 171। तो उत्तर है ड्रेवेन ब्रावो। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर ड्रेवेन ब्रावो, ये वैसे तो किसी देश के भी खिलाड़ी हैं ये, लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेल रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया? आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गए ये। जब लखनऊ के खिलाफ मैच हो रहा था तो इन्होंने दीपक हुड्डा को आउट करके, जी हाँ, लखनऊ के खिलाफ मैच में दीपक हुड्डा को आउट करके इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मामलों में ब्रावो ने लसित मलिंगा को, जी हाँ, इससे पहले मलिंगा के स्थान था, उन्होंने 170 विकेट लिए थे, तो उनको पीछे पछाड़ते हुए, उनसे 1 विकेट फालतू लेते हुए अपना पहला स्थान हासिल किया है ड्रेवेन ब्रावो ने। जी हाँ, ये एक ऑलराउंडर क्रिकेट या बैट्समैन है वेस्ट इंडीज के। जी हाँ, तो चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर ड्रेवेन ब्रावो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं 171 विकेट के साथ। सेकंड नंबर पे इन्होंने जिसको पछाड़ा है वो है लसित मलिंगा। जी हाँ, लसित मलिंगा के 170 है। तो बराबरी है भाई, हो सकता है अगले मैच में वो जब भी जल्दी खेले कोई भी मैच, फिर फटाफट से वो भी आगे बढ़ जाए। लेकिन वर्तमान में कौन है? ड्रेवेन ब्रावो। ड्रेवेन ब्रावो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं आईपीएल क्रिकेट के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? जी हाँ, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एक्स सीएम या एक्स चीफ मिनिस्टर रहे भीम बहादुर गुरुंग? जी हाँ, भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये पूर्व क्या थे? हमारे मुख्यमंत्री थे किसी राज्य के, भीम बहादुर गुरुंग। तो आपको अगर याद है तो उस आधार पे भी दे सकते हैं। और करंट का क्वेश्चन ये इसलिए बन गया है क्योंकि ये हाल ही में इनका जल्द ही निधन हुआ है। तो ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, असम या उत्तराखंड। भीम बहादुर गुरुंग। ऑप्शन का आंसर आप कहीं ना कहीं नाम से भी कभी कभी लगा पाते हैं, अगर आप लगा पाए तो देखते हैं। भीम बहादुर गुरुंग। चलिए लेके चलते हैं उत्तर की ओर। तो अगर हम बात करें भीम बहादुर गुरुंग, तो जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यह है सिक्किम के
पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हाँ, और इनकी एक विशेषता भी है, वह भी बताऊंगा। तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्होंने 11 मई से 24 मई, जी हाँ 11 मई से 24 मई 1984 तक सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। जी हाँ, सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। और अगर बात करें, गौर से इस तिथि को देखें, 11 मई से 24 मई, यानी कि कुल 13 दिन के लिए। जी हाँ, यह जो सिक्किम के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल है। अब तक कोई भी अगर सबसे कम समय में कोई मुख्यमंत्री रहा है, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहा है, तो वो है भीम बहादुर गुरुंग, जो कि कुल 13 दिन के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, तीसरे मुख्यमंत्री का रूप में। जी हाँ, इसके अलावा वर्ष 2013-14 में गुरुंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। जी हाँ, 13-14 में गुरुंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के क्या रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार भी थे। जी हाँ, याद रखेंगे, भीम बहादुर गुरुंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हुआ है, जो कि मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर बात करें सिक्किम के इतिहास की, तो उसमें सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, और तीसरे नंबर वाले, या इनका क्रम जो है मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में तीसरा स्थान रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? जी हाँ, स्टील की सड़क, यानी कि स्टील से मतलब वो नहीं है कि स्टील के उसमें नीचे बिछाया गया है। अभी जब ऑप्शन आंसर जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां बताएंगे स्टील सड़क क्यों बोला गया है इसको। तो ऐसा ना माने कि स्टील का मतलब है कि उसमें नीचे रोड़ी कंकड़ की जगह स्टील की वो लगाई गई है, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बताएंगे। फिलहाल आप उत्तर दें पहले। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या गुजरात? जी हाँ, चलते हैं। आपका समय कमेंट के लिए, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो चलते हैं ऑप्शन के तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ। तो अगर हम बात करें भारत की पहली स्टील सड़क, जी हाँ, तो यह बनाई गई है गुजरात में। जी हाँ, गुजरात में भी कहा? सूरत में। तो गुजरात के सूरत में स्टील के कचरे से, जी हाँ, स्टील के कचरे से बनाई गई। जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था कि जो स्टील का कचरा है उसको देश की पहली स्टील सड़क बनाई गई है, यानी कि जो वेस्ट है उसको कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद उसको सड़क बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद स्टील के कचरे को प्रोसेस कर गिट्टी का निर्माण किया है। गिट्टी मतलब जो रोडी टाइप होती है, किससे बनाई गई है? वो स्टील के कचरे को प्रोसेसिंग करके, जिसको फिर सड़क बनाने में प्रयोग किया गया। इस गिट्टी से गुजरात में 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन की सड़क तैयार की गई है। जी हाँ, अब आने वाले समय में देश के अब बहुत सारे इसमें जो हाईवे हैं उनको बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि वो स्टील के कचरे से बनाया जाए। लेकिन वर्तमान में शुरुआत की गई है, तो कहाँ की गई है? हमारे भारत देश के गुजरात राज्य से और सूरत में। जी हाँ, तो भारत की पहली स्टील सड़क गुजरात के सूरत में सबसे पहला है। किससे बनाई गई है? जो स्टील का हमारा वेस्ट है, कचरा है, उसको प्रोसेसिंग करके उससे गिट्टी बनाई गई है, जिसको सड़क बनाने में प्रयोग किया गया है। और वर्तमान में भारत सरकार का, हमारे देश का यह प्रयास है कि और भी बड़े बड़े हाईवे और सारी चीजें इसी प्रकार से प्रोसेसिंग करते हुए डेवलप की जाए, विकसित की जाए, बनाई जाए। तो गुजरात में बनी भारत की पहली स्टील रोड, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 161। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? जी हाँ, मैडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। जी हाँ, ये किसी देश की पहली विदेश महिला हैं, विदेश मंत्री हैं जी, जिनका नाम है मैडलिन अल्ब्राइट, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि ये मैडलिन अल्ब्राइट कहाँ से संबंधित हैं, और ये किसी उसी देश की पहली विदेश महिला भी है। तो ऑप्शन है
सिंगापुर, रूस, यूक्रेन या अमेरिका? जी हाँ, तो समय शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, आपके सामने है मैडलिन अल्ब्राइट। जी हाँ, मैडलिन अल्ब्राइट, ये अमेरिका की पहली विदेश मंत्री हैं, वो भी कौन, एक महिला, पहली महिला विदेश मंत्री। जी हाँ, पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट अमेरिका से संबंधित हैं, जिनका अभी निधन हुआ है 54 ईयर की एज में। अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट का 85 साल की आयु में कैंसर से निधन हो गया है। जी हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अल्ब्राइट को 1966 में अमेरिका का टॉप डिप्लोमेट बनाया था। जी हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट का निधन हो चुका है। जी हाँ, तो याद रखना है कि अमेरिका से संबंधित हैं और वहां की पहली विदेश मंत्री भी रही हैं मैडलिन अल्ब्राइट, अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन है यूएनईपी, एफएओ, नबार्ड या आईसीएआर। जी हाँ, तो समय देते हैं आपको कमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 162। चलिए, तो चलते हैं उत्तर की ओर। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, वो किया गया है एफएओ। जी हाँ, एफएओ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। जी हाँ, एग्रीकल्चर और जो है किसान कल्याण मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ, जी हाँ, नीति आयोग जो है हमारा, जिसके हम सभी जानते ही हैं, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ जिसको कहा जाता है, द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 में पाथवेज फॉर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। जी हाँ, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नीति आयोग साइन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद द यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। जी हाँ, चलिए, तो नीति आयोग के द्वारा किसने किया है? एफएओ। नीति आयोग संस्था किसके साथ करके ये इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030 पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर होगा एफएओ, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 163। किस राज्य के जिंगकिंग जरिया लिविंग रूट ब्रिज को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या असम? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप जब इसके एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रख पाएंगे। तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या असम? आपका समय शुरू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये है क्या? लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज, जैसा कि आप नाम को अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं, लिविंग रूट ब्रिज, इसका मतलब क्या है? या जिंग किंग जरी? ठीक है, एक बार फिर से समय दे देते हैं आपको, उत्तर सभी दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, 100% चांसेस हैं। जी हाँ, भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। चलिए, तो चलते हैं उत्तर की ओर।
तो अगर हम बात करें लिविंग रूट ब्रिज, तो इसका मतलब है कि जो पेड़ों की जड़ें हैं, जो जीवित जड़ें हैं, उनको वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि उनको ही ब्रिज के रूप में काम में लिया जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पौधों की विशाल, पेड़ों की विशाल जड़ें हैं। और कैसी हैं ये? लिविंग रूट हैं। जी हाँ, जीवित जड़ें हैं जो कि ब्रिज के रूप में विकसित हुए हैं, इसलिए इनको विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ, तो ये कहाँ पर हैं? तो इसका उत्तर होगा मेघालय। जी हाँ, मेघालय। मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ, यूनेस्को में किसी भी चीज को शामिल होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज, जो भी चीजें हैं संस्कृति से संबंधित, हमारी वैज्ञानिक शैक्षिक चीजें जो भी होती हैं, उन सब चीजों को उसमें शामिल किया जाता है। तो बड़े ही मानकों के साथ, बहुत ही जांच परख के बाद किया जाता है। जो वास्तव में ही कुछ अद्भुत हो उनको ही शामिल किया जाता है। तो उनमें से एक भारत के मेघालय में रूट ब्रिज को विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। देखने में भी बहुत सुंदर नजर आया, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि रूट जो है, लिविंग रूटों से कैसे ब्रिज बनाया हुआ, लोग उस पर चढ़ के आगे आर पार जा पा रहे हैं। ब्रिज का काम ही है एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 164। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, जी हाँ, वर्ल्ड पीस सेंटर, देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? और भारत का ये पहला है, लेकिन विश्व शांति केंद्र है। तो चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम या पुणे? समय आपका कमेंट के लिए शुरू होता है। सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे। चलिए, तो चलते हैं उत्तर की। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो उसका उत्तर है गुरुग्राम। जी हाँ, गुरुग्राम, जैसे आप गुड़गांव बोल देते थे पहले। तो शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित, जी हाँ, शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित करेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने और दिल्ली जयपुर हाईवे के सटे एक प्लाट संगठन को आवंटित भी किया है। विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम करेगा। हमारे भारत का पहला जो कि विश्व शांति केंद्र होगा, जो कि स्थापित है या किया जा रहा है भारत में गुरुग्राम में। जी हाँ, गुरुग्राम, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए, तो इसमें जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जीसीटी चालू किया? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जीसीटी चालू किया? रायपुर, प्रयागराज, आसनसोल या विजयवाड़ा? जी हाँ, रायपुर, प्रयागराज, आसनसोल या विजयवाड़ा? समय शुरू होता है आपका। सभी साथी कमेंट करेंगे। चलिए, चलते हैं उत्तर की ओर। तो भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जीसीटी लागू किया है या चालू किया है? तो आप देख पा रहे हैं आसनसोल। जी हाँ,
आसनसोल। प्रधानमंत्री के विजन, जो प्रधानमंत्री का विजन है गति शक्ति के अनुरूप भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल हमारे भारत के पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में शुरू किया गया है। जी हाँ, आसनसोल मंडल में पूर्वी रेलवे में शुरू किया गया है। दिसंबर 2021 में जीसीटी नीति के लागू होने के बाद से यह भारतीय रेलवे में इस तरह का पहला शक्ति कार्गो टर्मिनल है। इंडियन रेलवे फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कमीशन इन आसनसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे। जी हाँ, इससे भारतीय रेलवे की कमाई में भी इजाफा होने की उम्मीद है और साथ ही इस टर्मिनल और अन्य ऐसे टर्मिनल्स के चालू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, अर्थात आय में वृद्धि होगी। तो भारतीय रेलवे की कमाई की इजाफा और देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव दे सकता है हमारा क्या, भारतीय रेलवे का शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जो कि हमारे भारत में पहली बार स्थापित किया गया है आसनसोल में। जी हाँ, पूर्वी रेलवे जो उनका एक स्थान आसनसोल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, जून 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहते हैं का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है तपन डेका, राजीव कुमार, तरुण रेड्डी या तुषार कुमार। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका ये एक शामिल क्वेश्चन है ये। सभी साथी इसका कमेंट करेंगे, आपका समय शुरू होता है, सभी साथी कमेंट करें। चलिए एक बार फिर समय देते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। तो इसका आंसर होगा जी हाँ तपन डेका। जी हाँ, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं तपन डेका है ये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी। जी हाँ, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनको नया चीफ बनाया गया है। केंद्र सरकार ने तपन डेका को आईबी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी जो तपन डेका हैं 30 जून को पदभार ग्रहण और अगले 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। जी हाँ, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख हैं तपन डेका। जी हाँ, तपन डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक। जी हाँ, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जी हाँ, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो आपका समय शुरू होता है, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो बात करें किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है निर्यात तैयारी सूचकांक में, तो उत्तर होगा गुजरात। जी हाँ, गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि जो एक्सपोर्ट से संबंधित काम है, वैसे भी आप समझते हैं गुजरात से ज्यादा होते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजें जो भी समुद्र रास्ते से की जाती हैं तो उसके लिए वैसे भी बहुत अच्छा स्थान है ये। तो बिल्कुल ऑब्वियसली इसका आंसर गुजरात होगा। तो गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रम से दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नाम आता है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक का। जी हाँ, तो निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान भारत के गुजरात को है और दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटक को। गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष, जी हाँ, एक और उपलब्धि
की लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जी हाँ, नीति आयोग रिलीज सेकंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट इंडेक्स 2021, जिसमें गुजरात को कौन सा स्थान मिला है? पहला मिला, महाराष्ट्र को दूसरा, कर्नाटक को तीसरा। तो याद रखेंगे, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 पहला स्थान गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 168, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? जी हाँ, समय शुरू करते हैं। चलिए तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, तो वह ऑप्शन होगा केरल। कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। जी हाँ, केरल देश का पहला राज्य है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों का पेश किया है। राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जी हाँ, पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। राज्य अल्वा स्थित राज्य बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में परिवर्तित करेगा। जी हाँ, तो मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। कार्बन का से और केरल का से याद रखने के लिए जोड़ सकते हैं, तो कार्बन तटस्थ खेती केरल। जी हाँ, कार्बन तटस्थ खेती तो केरल का नाम जोड़ा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 169, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? जी हाँ, दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, UNDP या विश्व आर्थिक मंच? जी हाँ, जैसा कि आप ऑप्शन से भी देख पा रहे होंगे कि वन्य जीव की बात हो रही है। ये सभी संस्था का अपना अपना काम है, कौन क्या काम करती है थोड़ा नाम से भी समझ में आ रहा होगा, तो शायद उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे पाए आसानी से। मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आर्थिक मंच, इन सब चीजों का किससे क्या लेना देना होगा आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसके संबंध में किसने बॉन्ड जारी किया? तो विश्व बैंक। जी हाँ, विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया है। वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया है, जिसका नाम वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WCB है। इसके द्वारा जुटाए गए $150 मिलियन तो दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व, एंडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व पर खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने $125 मिलियन जो दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व है, एंड्रो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और एक है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, इन दोनों पर ये खर्च किए जाएंगे वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड के तहत, जो कि विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी करते हुए घोषणा की है। जिसमें महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस धन का उपयोग अभ्यारण्यों में किसके लिए किया जा रहा है? तो काले गैंडों के संरक्षण के लिए। जी हाँ, काले गैंडों के संरक्षण के लिए विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, जिसमें 2 दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व हैं, जिनमें उस पर खर्चा किया जाएगा $150 मिलियन। जी हाँ, तो दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया विश्व बैंक ने, किसके संबंध में? काले गैंडों के संरक्षण के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। हालांकि कलरफुल दिखाया है इस पिक्चर में, लेकिन बात हो रही है इनमें गैंडे की, गैंडे जरूर दिखाई दे रहे होंगे। तो काले गैंडों के संरक्षण के लिए इंट्रोड्यूसिंग द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड बाई वर्ल्ड बैंक टू कंजर्व द, किसके लिए? काले गैंडों के संरक्षण।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 170। चलिए, तो फसल विधिकरण सूचकांक, जी हाँ, फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, बहुत अच्छा हो क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या पंजाब? तो आपका समय शुरू करते हैं। चलिए, चलते हैं अपने उत्तर की ओर। फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना। देश में पहली बार तेलंगाना ने एक सूचकांक के रूप में फसल विधिकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिन क्षेत्रों में धान, गेहूं और गन्ना उगाए जाते हैं वहां पानी की गंभीर कमी के कारण तिलहन उत्पादन को बढ़ाने और खाना पकाने के तेल के आयात पर जो निर्भरता है इनकी को कम करने हेतु फसल विधिकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाने का तत्काल आवश्यकता बताते हुए इन्होंने इस पे काम किया है। तो बात करें फसल विधिकरण सूचकांक, एक शब्द में याद रखें तो देश का पहला राज्य कौन है इसके संबंध में? तो आंसर होगा तेलंगाना। जी हाँ, फसल विधिकरण सूचकांक तेलंगाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 171। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, जी हाँ, जो जर्मनी की जो निर्भरता थी रूस पर अपनी चीजों को लेकर के, बहुत सारी चीजों के लिए होती है, हम संपूर्ण चीजें अपने सभी चीजें अपने आप तो नहीं कर सकते, तो उस निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, यानी कि अब जो भी ऊर्जा संबंधी चीजें थी उनके लिए अब वो रूस पर न निर्भर रहकर किसी और देश पर निर्भर रहेगा, यानी कि उसके साथ उन चीजों का साझा करेगा। तो ऑप्शन है कुवैत, कतर, ओमान या यूएई अमीरात। जी हाँ, तो आपका समय शुरू होता है। तो जानते हैं जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कौन से देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उत्तर है इसका कतर। जी हाँ, कतर। तो जर्मनी ने लंबी अवधि की ऊर्जा साझेदारी के रूप में कतर के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। रूसी रूस जर्मनी के लिए गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, बिल्कुल, जो कि अब तक जर्मनी को कर रहा था रूस। रूस द्वारा जब यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद जर्मनी रूसी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भी तो कतर के अमीर और जर्मनी के मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की है। जी हाँ, तो जर्मनी ने अब रूस के बजाय किस पर अपनी ऊर्जा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा कतर। जी हाँ, कतर। तो जर्मनी अब रूस की बजाय किस पर निर्भर है ऊर्जा संबंधी चीजों के लिए? तो इसका आंसर होगा कतर। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 172। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। जी हाँ, एक मालवाहक पोत है, यानी कि जो सामान पहुंचाने के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर गया है और अब तक का सबसे लंबा भी पोत है। तो उसका नाम क्या है? एम वी उत्तरी जगुआर, एम वी MSC वेलेरिया, एम वी राम प्रसाद बिस्मिल या एम वी APL राइफल्स? जी हाँ, तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये, सभी साथी कमेंट करें आवश्यक रूप से। चलते हैं उत्तर की ओर। तो इसका आंसर है एम वी राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। एम वी राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। जी हाँ,
2.1 मीटर के मसौदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिया ने मार्च 15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की। जी हाँ, इसने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से, जी हाँ, हल्दिया में जो स्थित है बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहते हैं उसको, से गुवाहाटी में जो बंदरगाह है पांडु बंदरगाह, जी हाँ, तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। जी हाँ, इसी के साथ आपको दो नाम और याद हो गए होंगे कि जो हल्दिया में बंदरगाह है वो कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। गुवाहाटी में जो है वो पांडु बंदरगाह है, जो कि भारी माल ढुलाई के लिए पायलट रन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। किसने? एम वी राम प्रसाद बिस्मिल मालवाहक पोत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। जी हाँ, वर्चुअल यानी कि जो वर्चुअल यानी कि जब चीजें फिजिकली चीज सामने ना हो उसको वर्चुअल कहा जाता है। तो स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल एसजीकेसी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। एक एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। समय शुरू होता है आपका कमेंट के लिए, सभी साथी कमेंट करें। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। तो बात करें भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, तो इसका आंसर होगा पावर ग्रिड। केंद्रीय बिजली मंत्री ने बिजली वितरण क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक और डिजिटलीकरण प्रयास में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। जी हाँ, पावर ग्रिड। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और प्रगति के लिए एमओपी और एनएसजीएम के समर्थन से पावर ग्रिड द्वारा एसडीकेसी का गठन किया गया था। यहाँ देश का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर पावर ग्रिड द्वारा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 174, कलाई आश्वास आवासान, जी सॉरी, कलाई आश्वासान किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये एक नाम है किसी पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का, तो बताना है किसकी है। EAS प्रसन्ना, दिलीप वेंगसरकर, GR विश्वनाथ या सुनील गावस्कर। जी हाँ, चलते हैं, आपका समय शुरू करता है ऑप्शन आंसर देने के लिए। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो कलाई आश्वासन की अगर हम बात करें तो ये किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो उत्तर होगा GR विश्वनाथ। जी हाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक अलग से भी पिक्चर में दिखाया गया है इनको। ये पूर्व भारतीय कप्तान है क्रिकेट के पूर्व भारतीय कप्तान गुडम्पा विश्वनाथ। जी हाँ, इनका पूरा नाम है गुडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा है रिस्ट एश्योर्ड का भारत और श्रीलंका के बीच दिन रात के दूसरे टेस्ट के पहले दिन इसका विमोचन किया गया था, जिसमें कि कपिल देव हैं, सौरव गांगुली हैं और भी इनके साथ अन्य साथी हैं। तो याद रखेंगे, रिस्ट एश्योर्ड GR विश्वनाथ की आत्मकथा है, जो कि श्रीलंका के बीच और भारत और श्रीलंका के बीच दिन रात के दूसरे टेस्ट के पहले दिन इसका विमोचन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 175, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? जी हाँ, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं, यानी कि जो विकलांग संबंधी होते हैं। तो ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक या पूजा जट्टियन। समय शुरू होता है आपका अब। चलते हैं उत्तर की।
तो इसका आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। जी हाँ, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पाने वाले पहला पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। देवेंद्र झाझरिया पहले पैरा एथलीट पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जो कि देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा स्थान पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री। चलिए, किसे भारत की 23वीं नवीनतम ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? 23वीं नवीनतम ग्रैंड मास्टर। चलिए, सुब्बारामन, विजयलक्ष्मी, पदीमनी राउत, प्रियंका नुटक्की या मैरी एन गोम्स। जी हाँ, तो कमेंट करेंगे। किसे भारत की 23वीं नवीनतम ग्रैंड मास्टर? चलते हैं उत्तर की। तो उत्तर होगा प्रियंका नुटक्की। जी हाँ, 23वीं नवीनतम ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की 19 वर्षीय हैं ये प्रियंका नुटक्की। इन्होंने एमपीएल की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप, जी हाँ, महिला की जो शतरंज चैंपियनशिप है, यानी कि एक फीमेल भी है और एक महिला की शतरंज की ये खिलाड़ी हैं, महिला शतरंज की संबंधित है ये, जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल कर लिया है। वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं और ये किससे संबंधित हैं? चेस, यानी कि आपका शतरंज खेल से संबंधित है। प्रियंका नुटक्की जो कि 23वीं नवीनतम ग्रैंड मास्टर चुनी गई है, जो कि 19 वर्षीय हैं और आंध्र प्रदेश की रहने वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 177 भारत के आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? जी हाँ, तो ऑप्शन है मालदीव्स, सेशेल्स, मेडागास्कर या श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। चलते हैं उत्तर की। तो भारत के आजादी का अमृत महोत्सव जो उत्सव है के भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है मेडागास्कर। जी हाँ, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल इन मेडागास्कर। जी हाँ, आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। जी हाँ, ट्रायंगल या जो कि बनाया गया है उसमें ग्रीन या हरा शब्द जो है सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस ट्रायंगल का नाम महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखने का उद्देश्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तो याद रखेंगे, आजादी का अमृत महोत्सव में ग्रीन ट्रायंगल जो है मेडागास्कर संबंधित है, यानी कि शब्द को याद रखना है जिससे संबंधित हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है, अर्थात जिसने हथियारों को दूसरे देशों में भेजा है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस या चीन। आपका समय शुरू होता है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वो आंसर है बिल्कुल हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जी हाँ, जिसको हम शॉर्ट में सिप्री कह देते हैं, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 15 मार्च 2021 को हथियारों के आयात और निर्यात पर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें अमेरिका दुनिया के 58 देश हथियारों का निर्यात करते हैं और जिसमें सबसे आगे है सिप्री। आपके सामने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूरा नाम
यह है। अगर हम बात करें हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक, तो उसमें पहला स्थान है यूनाइटेड स्टेट का 37%, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं नीचे। दूसरा स्थान है रशिया का 20% के साथ, फ्रांस 8.2%, जर्मनी 5.5%, चाइना 5.2%, यूनाइटेड किंगडम 3.3%, स्पेन 3.2 एंड इजराइल 3.0, जिसमें सर्वोच्च स्थान हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है जिसमें 37%। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है? अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या बी और सी, यानी कि वस्त्र और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने। आपका ऑप्शन सामने है। समय शुरू हो चुका है, सभी साथी कमेंट करें। चलते हैं उत्तर की। तो इसका आंसर है वस्त्र मंत्रालय। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ क्लॉथ। और आपका आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा, एक ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सॉरी, इसको एक बार करेक्ट कर देते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी और सी। जी हाँ, इसमें हमारा वस्त्र मंत्रालय और हमारा, तो कट कर देते हैं क्योंकि इसमें हमारे दो हैं, एक संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, इन दोनों ने किया है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा 8 से 14 मार्च 2022 तक झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह का आयोजन किया गया, जिसको क्या कहा गया? झरोखा। तो झरोखा जो है वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों का साझा कार्यक्रम है, ना कि खाली वस्त्र मंत्रालय का। तो याद रखेंगे, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने मिलकर झरोखा बनाया है, जिसमें क्या है? भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, यानी कि जो हम हाथों से करके, जो भी हमारे देश में कलाकारी है, हाथों से जो हम कर करके जो छोटे छोटे काम है सुंदर तरीके से बनाते हैं, जो चीजों को हमें खुद से करना पड़ता है, मशीनों के द्वारा नहीं करते, और कला और संस्कृति का जिनमें संग्रह है, इससे संबंधित एक कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया, अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, जो कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया। चलते हैं अपनी आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी साथी इसका कमेंट करेंगे और फिर अपने अपने काम में लग सकते हैं। आज की जो क्लास होगी तो यही समाप्त होगी। तो भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? जी हाँ, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? समय समाप्त। तो उत्तर आ गया है आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन के उत्तर की ओर जाने का। तो इसका आंसर है भारत के किस राज्य ने देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क, तो उत्तर होगा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य ने देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, जी हाँ, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं ये, हर बार कुछ नया नया कुछ करते रहते हैं, अच्छा कुछ करते ही रहते हैं ये। तो तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने थूथुकुडी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला रखी है। जी हाँ, थूथुकुडी में। जी हाँ, कहाँ रखी है? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। यह अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क थूथुकुडी के बाहरी इलाकों में करीब 1150 एकड़ में बनेगा। जी हाँ, तो देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। जी हाँ, तो इसी के साथ आज हमने अपनी क्लास में 180 क्वेश्चन तक कवर किए, यानी कि हम अपने एवरी क्लास में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हमने फिर 30 क्वेश्चन किए, और हमने कुल अपनी जो सीरीज चलाई है करंट अफेयर की 300 क्वेश्चन इन 10 क्लासेस, उसमें आज हमने अपनी छठी क्लास पूरी की है। तो 4 क्लासेस अभी और आपको मिलेंगी, जिसके बाद
यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही और भी जो आप परीक्षा देंगे उन सभी में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा है, अच्छी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से आप अगर सभी चीज़ें ठीक चल रही हैं और आपको आनंद आ रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आज अच्छी चीज़ें भी आगे इसी प्रकार से मिलती रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका ग्रो अप मंत्रा में जुड़ने के लिए। इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। मैं आपका साथी अंकुर वर्मा आज की क्लास में समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।